रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं स्कोप फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अरशद इकबाल और मैं हूँ सलीमा रजा और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद साप्ताहिक प्रोग्राम आई वे, ये है रोशनी का कारवां। कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के, यूं ही साथ साथ चलें सदा, कभी खत्म अपना सफर न हो। क्या बात है दोस्तों, इसी किस्म की कुछ तमन्नाएं लेकर आप और हम साथ साथ चल रहे हैं इस रोशनी के कारवां में। आइए इस सफ़र को जारी रखें। आज की हमारी मेहमान हैं प्रीति मोंगा, जो दिल्ली की एक चैरिटेबल आई हॉस्पिटल में PRO यानी कि पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं। और ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए प्रीति से बात करेंगे ज़ाहिर है हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। प्रीति, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पहली दृष्टिहीन महिला है जिन्होंने एरोबिक्स सीखा, ये कैसे हुआ? मुझे एक्चुअली व्यवसाय की तलाश थी और व्यवसाय मेरे को कोई मिल नहीं रहा था, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन थी वो इतनी मैं कर नहीं पाई थी। क्लास 10 से आगे मेरे पास एजुकेशन नहीं थी और ना ही वक्त था, तो इसीलिए फिर मैंने एरोबिक्स अपनाना ठीक समझा। और लेकिन उसको सीखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। मुझे वीना मर्चेंट, जो एरोबिक्स की उस टाइम हिंदुस्तान में एक्सपर्ट थी, USA से आई हुई, उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ा कि आप मुझे सिखाएं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा कि देखिए, आज तक कोई टीचर इंस्ट्रक्टर नहीं बना है एरोबिक्स में, ब्लाइंड पर्सन जो है। तो मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि आप मुझे एक बार चांस दीजिए, मौका दीजिए, तो आप मेरे साथ क्लास में खड़ी रहिए एक क्लास में, बाकी मैं कर लूँगी। और फिर हो गया। और उसके बाद मैंने काफ़ी 10 साल तक एरोबिक क्लासेस सक्सेसफुली चलाई, जिसमें दृष्टिवान व्यक्ति मेरे स्टूडेंट्स होते थे। तो एरोबिक्स से पब्लिक रिलेशंस, ये रहा आपका प्रोफेशनल जर्नी। हम जानना चाहेंगे कि एज अ दृष्टिहीन व्यक्ति आप ये पब्लिक रिलेशंस का जो प्रोफेशन है, ये आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, पब्लिक रिलेशंस जो होता है, ये जो इसका मुख्य जो काम होता है कि आप जितने मीडिया है, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया है, उनको आप एक संस्था के बारे या एक किसी बिजनेस के बारे, किसी भी चीज़ के बारे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि वो पब्लिश करें उसको। और उस इन्फॉर्मेशन को चुनना पब्लिक रिलेशन पर्सन का काम है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस वक्त पे जानी चाहिए और कौन से मीडियम में जानी चाहिए ताकि ठीक से लोगों तक वो पहुंच जाए। हाँ, मुश्किलें आई, लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी मुश्किल जो आती है, अगर हम उसको ध्यान से सोचें, उसका ज़रूर कोई रास्ता निकलता है। जो मेरा मानना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हमें सिर्फ जीवन में अकेले चलना है। कोई छोटी मोटी चीज़ जब मैं नहीं कर पाती हूँ, तो जो भी मेरे पास होता है, मैं कभी भी हेल्प मांगने से, मदद मांगने से कभी भी कतराती नहीं हूँ। तो प्रीति, हम एक गाना सुनते हैं अब, किशोर कुमार साहब का गाया हुआ गाना ज्वेल थी फिल्म से, ये दिल ना होता बेचारा। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता, हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। मैं नरेश यादव, मैं पिछले 5 वर्षों से HIV के साथ में जी रहा हूँ। लोगों की एक अपनी सोच है, साथ काम करने से, एक बाथरूम का प्रयोग करने से,
एक घर में रहने से, बच्चे को चूमने से, इन किसी भी तरीकों से HIV का फैलाव नहीं होता है। HIV या एड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी भी वर्किंग डे में आप हमें संपर्क कर सकते हैं 01126187953 या 01126187954। चलिए, इस शानदार गीत के बाद हम अगला सवाल पूछते हैं। प्रीति जी, आप आजकल एक एज ए ट्रेनर अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, आप सॉफ्ट स्किल्स लोगों को सिखाते हैं, तो इसके बारे में आप जरा शेयर कीजिए। जो भी मेरे मन में मैंने सपना लिया वो मैंने पूरा किया आज तक। तो मैं अपने जीवन में मैं समझती हूँ मैं बहुत कामयाब और खुश इंसान रही हूँ। जो ब्लाइंडनेस मेरी है, दृष्टिहीनता मेरी है, मेरे आड़े आके मुझे परेशान नहीं किया। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं खुश रह सकती हूँ, और मैं बहुत ऑर्डिनरी इंसान हूँ, और तो इसका मतलब है सब खुश रह सकते हैं। तो ये सोचते हुए मैंने एक अपनी संस्था शुरू करी है जिसका नाम सिल्वर लाइनिंग्स मैंने रखा है। और उसके द्वारा मैं भिन्न भिन्न जगहों पे, कॉर्पोरेट्स में, और ख़ास करके लेडीज़, औरतें, उनके लिए मैं वर्कशॉप्स करती हूँ, उनको मोटिवेशन टॉक्स देती हूँ, उनको बताती हूँ कि क्या तरीका है कि अपनी सोच बदलें और कामयाबी और खुशी से जिएं। प्रीति, आप काफ़ी यंग एज से दृष्टिहीन रही हैं, और आप एक बेटी, एक बहन, माँ, पत्नी और एक ग्रैंड मदर भी रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये सभी लोग आपके जो रिश्ते में आए हैं, रिश्ते में हैं, आपके प्रति उनके रवैया, उनके रुख क्या रहा है? जो भी आज मैं हूँ उसकी जो फाउंडेशन है वो मेरे माता पिता ने डाली, और मेरे परिवार वालों ने हमेशा से मेरे को बहुत सपोर्ट किया। लेकिन उन्हें कभी भी मुझे एज ब्लाइंड चाइल्ड या ब्लाइंड पर्सन नहीं ट्रीट किया, और ना करते हैं। बिल्कुल इक्वल स्थान है मेरा घर पे। मेरे को अपनी ड्यूटीज़ भी निभानी पड़ती हैं घर की, तभी मेरी राइट्स मिलती हैं। ये नहीं कि मेरे को एडवांटेज मिलती है कि अच्छा बेचारी ब्लाइंड है तो कोई बात नहीं, अगर इसने काम नहीं किया, अपनी ड्यूटी नहीं करी तो चलेगा। उनकी ये दृष्टिकोण जो है ये मेरे अंदर समाया। इसी चीज़ को मैं आगे सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। रैपिड फायर। ये हम शुरू करें? जी बिल्कुल। तो आपका प्रिय रंग? ब्लू। आपका प्रिय खेल? क्रिकेट। आपका प्रिय एक्टर? ऋतिक रोशन। आपका परिवार का सबसे फेवरेट अंग? हस्बैंड। आपका प्रिय सिटी? हिमाचल। हिमाचल तो सिटी नहीं है। सिटी नहीं है, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे हिमाचल पूरा ही बहुत पसंद है। आँख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। अब आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे लेखक, एक ऐसे मुसन्निफ से जो कि अमेरिका में रहते हैं और जिनका नाम है वेद मेहता। बचपन से दृष्टिहीन होते हुए भी वेद मेहता ने जो बुलंद मकाम हासिल किया है वो काबिल तारीफ है। दोस्तों, उनकी इस कामयाब जिंदगी पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जानी पहचानी फिल्म अदाकारा नंदिता दास। आज मैं आपको बताऊंगी विख्यात लेखक वेद मेहता के बारे में। सन 1934 में पाकिस्तान के लाहौर शहर में उनका जन्म हुआ था। ये बात देश के विभाजन से पहले की है। अपने चौथे जन्मदिन से कुछ महीने पहले ही उन्हें सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस हुआ। इस बीमारी की वजह से वे दृष्टि खो बैठे। दृष्टिहीनता के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। वे अमेरिका गए और वहाँ कैलिफोर्निया के पोमोना कॉलेज से BA और MA की परीक्षाएं पास की। वेद मेहता को अपने छात्र जीवन से ही लिखने का शौक था। 20 साल की उम्र में उनकी फेस टू फेस पुस्तक प्रकाशित हुई। ये आत्मकथात्मक यानी ऑटोबायोग्राफिकल रचना थी। भारत में एवं अन्य देशों में वो काफी लोकप्रिय रही। वेद मेहता ब्रिटिश, अमेरिकी और भारतीय अखबारों एवं पत्रिकाओं के लिए कहानियां और लेख लिखते रहे हैं। दर्शन शास्त्र, इतिहास, धर्मशास्त्र और भाषा विज्ञान जैसे विषयों पर उन्होंने काफी लिखा है। वे न्यूयॉर्कर नामक प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका के संपादन मंडल में भी काम कर चुके हैं। बहुत सारे सम्मान प्राप्त वेद मेहता ने पत्रकारिता की अपनी एक अनोखी शैली विकसित की है। इन दिनों वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं।
लेखन कार्य में व्यस्त रहते हैं, किसी भी सामाजिक व्यक्ति की तरह। एक सादा रात का एक कौड़ी चांद की, चाहे तो चूम ले तू कौड़ी चांद की। एक सादा रात का एक कौड़ी चांद की, चाहे तो चूम ले तू कौड़ी चांद की। एक चांद की कश्ती में चल पालू उतरना है, तू हल्के हल्के खेना दरिया चल के। मैया मैया गुलाबी तारे चुनने सारे चुन, मैया मैया के जिस्म के पर्दों में दर्द के नारे चुनने। मैया मैया गुलाबी तारे चुनने सारे चुन, मैया मैया के जिस्म के पर्दों में दर्द के नारे चुनने। मैं नरेश यादव, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं पिछले 5 वर्षों से HIV के साथ में जी रहा हूं। HIV एड्स से बचने के लिए हमेशा HIV टेस्टेड ब्लड का प्रयोग करें, नई सिरिंजेस का उपयोग करें और सदैव कंडोम का प्रयोग यौन संबंध के दौरान में बनाएं। HIV या एड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए किसी भी वर्किंग डे में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 01126187953 या 01126187954। दोस्तों, यूँ तो इन दिनों कंप्यूटर और टॉकिंग बुक्स दृष्टिहीनों की तालीम के लिए, उनके लिए बेहिसाब मददगार साबित हो रही हैं, लेकिन ब्रेल की जो अहमियत है वो आज भी अपनी जगह बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने अरशद। दृष्टिहीन लोग ब्रेल का इस्तेमाल लगभग 2 सदी से लिखने पढ़ने में कर रहे हैं। जी हाँ। देखो, ब्रेल की बुनियादी चीज़ें और उस वक्त इसमें क्या क्या फ़र्क महसूस किया जा रहा है, इन सब के बारे में भी तो हमें जानकारी हासिल करना ही चाहिए ना। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर कमलबीर सिंह। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिस्टर कमलबीर सिंह जो हैं वो दिल्ली के एक मेन स्ट्रीम हायर सेकेंडरी स्कूल में इंग्लिश के टीचर हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल में। उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम यानी स्कूल की एजुकेशन से लेकर के BEd, MPhil, यहाँ तक के अपनी मौजूदा टीचिंग प्रोफेशन में भी ब्रेल का ही इस्तेमाल किया। इनसे और ज्यादा बात करेंगे हमारे साथी नरेश कुमार। कमलवीर जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ब्रेल के बारे में एकदम बुनियादी जानकारी जो होती है वो बताइए। ब्रेल असल में दृष्टिबाधित लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली लिपि है और ये लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है और इन 6 बिंदुओं के आधार पे संसार की कोई भी भाषा लिखने व पढ़ने का प्रावधान इस लिपि में है। लिपि का नाम इसके आविष्कारक फ्रांस के निवासी लुई ब्रेल के नाम पर रखा गया है, जो स्वयं भी विजुअली चैलेंज थे। इस लिपि में एक सेल में हॉरिजॉन्टल 3 लाइनें होती हैं 2-2 बिंदुओं की। इन बिंदुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से अलग अलग अक्षर अलग अलग भाषाओं के बनते हैं। अच्छा, यदि कोई इंसान अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा की ब्रेल लिपि सीखना चाहे तो कितना वक्त लगता है उसे इसे सीखने में? इंडिविजुअल की अपनी लिमिटेशंस, अपनी जो उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज हैं उस पर काफ़ी हद तक ये निर्भर करेगा, जैसे कुछ भी सीखने के लिए करता है। पर इतना ज़रूर है कि बेसिक चीज़ें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत जल्दी दिया जा सकता है, करीब 1-8 हफ्ते में क्लियर किया जा सकता है। उसके बाद जो बचता है वो सिर्फ प्रैक्टिस है। अगर थोड़ा संतुलन बना के मैं बोलूं तो शायद 1-2 महीने में इसमें परफेक्शन भी हासिल किया जा सकता है। तो कमलवीर जी, ब्रेल कहाँ से सीखी जा सकती है? अगर आपके आसपास कोई ऐसा विजुअली चैलेंज रहता है और अगर आप रुचि रखते हैं ब्रेल में, तो सबसे अच्छा और आसान और सुविधाजनक तरीका तो यही है कि उसकी सहायता ली जाए। दूसरे, बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स एक शहर में होती हैं फॉर या ऑफ द विजुअली चैलेंज्ड, जो उनके लिए काम कर रही होती हैं। उन संस्थानों से संपर्क करके NIVH एक संस्था है देहरादून की राष्ट्रीय स्तर पे, जिसने जरूर इसे अपने कार्यक्रम में भी शामिल कर रखा है। कमलवीर जी, क्या क्या उपकरण या अप्लायंसेस उपलब्ध हैं आज हमारे पास ब्रेल लिखने के लिए? जो बेसिक है वो तो ब्रेल स्लेट है और स्टाइलस है। ब्रेल स्लेट एक तरह का फ्रेम है जिसमें एक पेपर फंसा दिया जाता है, लगा दिया जाता है और उसके ऊपर स्टाइलस से डॉट्स पंच किए जाते हैं और पेपर को टर्न ओवर करके उलट के उसको हाथ से पढ़ा जा सकता है। शुरू में सीखने के लिए कई और तरीके के इस्तेमाल भी किए जाते हैं। थर्मोकॉल
इस्तेमाल करते हैं उसमें डॉट्स बना के, और उसमें मार्बल्स डाल के, डॉट्स तो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं और मार्बल्स से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि ये डॉट 1 2 3 4 5 6 है। इसके अलावा एक वुडन स्लेट भी होती है जिसमें नेल्स या स्क्रूज उल्टे करके डाल दिए जाते हैं, तो उनका जो हेड है उनको छू के बच्चों में कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है डॉट का, और नए लर्नर्स में। ब्रेल स्लेट के अलावा ब्रेलर है, जैसे टाइपराइटर्स होते हैं उसी तरह से ब्रेल टाइपराइटर जिसको हम ब्रेलर बोलते हैं। इसके अलावा मल्टीपल कॉपियर एक है, ब्रेलर से शीट तैयार करके उसको हम उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए प्लास्टिक शीट्स में उसको कॉपी कर लेते हैं और एक साथ कई कॉपीज़ उसकी तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटर में ब्रेल प्रिंटर से उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ा जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। कुछ ऐसे कीबोर्ड्स बनाए हैं बहुत सारी एजेंसीज ने जिनके की जो ब्रेलर के आधार पर तैयार किए गए कीबोर्ड्स हैं। तो इतने सारे तरीके हैं जिनसे ब्रेल लिखी जा सकती है और पढ़ी जा सकती है। ये ब्रेल लिपि या ब्रेल स्क्रिप्ट क्या पूरी दुनिया में एक जैसी है, स्टैंडर्डाइज्ड है? अलग अलग भाषाओं में ब्रेल लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। उनके अपने स्टैंडर्ड कोड्स हैं और इन स्टैंडर्ड कोड्स के उनके अपने कंट्रैक्शंस और एब्रीविएशंस भी हैं। और अपने इंडिया में ब्रेल को स्टैंडर्डाइज किया गया भारतीय ब्रेल के नाम से 1951-52 में, और उसके बाद 1970 के दशक में इसके कंट्रैक्शंस और एब्रीविएशंस भी स्टैंडर्डाइज किए गए, उनको मान्यता भी दी गई। इंग्लिश को ही अगर हम एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे लें तो ऐसे भेद कहीं नहीं मिलते कि अमेरिका में कुछ और तरीके से लिखा जाता है या इंग्लैंड में कुछ और तरीके से लिखा जाता है। इसी तरह से जहाँ जहाँ हिंदी इस्तेमाल होती है एक ही तरीके से लिखी जाती है और पढ़ी जाती है, और भाषाओं के बारे में भी ये बात लागू होती है। पर हाँ, एक भाषा मैंने ज़रूर देखी है, उर्दू, जिसके लिखने के अलग अलग सिंबल्स अलग अलग जगह प्रयोग होते हैं। बातचीत हमारी और आपकी चलती रहेगी। क्यों ना इस बीच आपकी पसंद का एक प्यारा सा गीत हम अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं। ओ चांद की उतार ली है दोनों बालियां, आजा आजा हाथ मार दे तालियां। ओ चांद की उतार ली है दोनों बालियां, आजा आजा हाथ मार दे तालियां। ओ बिलोनी 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 हाथ मार दे तालियां। को लूटेंगे, चल धुआं उड़ा के झूम 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 बराबर 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 तू ही जीने की वजह है, काटेंगे चिलम चटाई बांटेंगे, चल धुआं उड़ा के झूम 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 बराबर झूम बराबर। मैं हूं टॉम ऑल्टर। हर बुधवार की शाम को 9 बजे इसी स्टेशन पर आप सुन सकते हैं आए हुए ये है रोशनी का कारवां। आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ब्रेल का महत्व कुछ कम होता जा रहा है? किसी भी साक्षर व्यक्ति के लिए लिपि तो उसका मूल आधार है, तो लिपि आना तो एक अनिवार्य बात है ही। इसी तरह से एक विजुअली चैलेंज्ड के लिए भी ब्रेल का पूर्ण सब्स्टिट्यूट तो कोई और हो ही नहीं सकता। ब्रेल बुक्स स्पेस जरूर बहुत लेती हैं, नॉलेज में, ज्ञान में कमियां नोटिस की जाती हैं, स्पेलिंग्स वगैरह में लोगों की जो ब्रेल नहीं पढ़ते, शुरू से जो इस्तेमाल नहीं करते, तो उस रेलेवेंस तो इसकी अब भी है। आज के समय में ब्रेल प्रिंटर्स हैं जिससे तत्काल प्रिंट आउट निकाले जा सकते हैं, स्कैन करके पहले बुक को फीड किया जा सकता है या की इन किया जा सकता है, उसके बाद उसका ब्रेल वर्जन एकदम से निकाला जा सकता है। तो ब्रेल की का तो सही इस्तेमाल अब शुरू होगा। आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कमलवीर जी,
एक ब्लाइंड पर्सन को ब्रेल कहाँ तक हेल्प करती है मेन स्ट्रीम समाज का, मुख्यधारा समाज का हिस्सा बनने में? इसके लिए मैं अपना भी उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि मैं ब्रेल को हर क्षेत्र में विजुअली चैलेंज्ड होते हुए मैं स्वयं हर जगह इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तो नोट टेकिंग के लिए इस्तेमाल क्लास में किया करता था, जहाँ मैं अकेला विजुअली चैलेंज स्टूडेंट हुआ करता था। अब भी जब मैं अपनी क्लास लेता हूँ तो ब्रेल बुक्स के बिना एक दिन भी क्लास लेना मेरे लिए मुश्किल होता है। इसी तरह से मैं टीचर ट्रेनर भी हूँ, तो टीचर ट्रेनर के नाते जब मैं टीचर्स को, साइटेड टीचर्स को पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे हाथ में ब्रेल नोट्स होते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारा ये प्रोग्राम बहुत चाव से सुनते हैं, ऐसा हमें हमेशा पता चलता रहता है आपके एसएमएस से, आपके खतों से। हम इसके लिए वाकई तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं तमाम सुनने वालों का। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आप लोग नरेश यादव को तो अच्छी तरह जानते हैं ना? नरेश यादव हमारे एपिसोड में अक्सर आते हैं हमारे इस प्रोग्राम के, और वो HIV एड्स की रोकथाम और उसके बारे में, अवेयरनेस के बारे में हमें बताते हैं। जी हाँ, मैं ये भी बताता चलूं कि नरेश जी पिछले 5 सालों से HIV एड्स अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं। आज फिर वो इसी मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए मौजूद हैं। HIV एड्स की जानकारी प्राप्त करने के जो साधन हैं, ये हमारा जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने नाको करके नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है, जो पूरे भारतवर्ष में HIV एड्स के प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए, इसकी जागरूकता के लिए और HIV के साथ जी रहे लोगों के केयर एंड सपोर्ट के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही राज्य स्तर पे नाको की यूनिट्स है, जो राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के नाम से पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में है। तो वहाँ से HIV एड्स के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है, चाहे वो दवाओं की जानकारी हो, चाहे वो बचाव की जानकारी हो, चाहे वो अवेयरनेस के प्रोग्राम हो, सारी तरह की जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। एड्स की दवाइयाँ सरकार की तरफ से हैं। HIV एड्स क्यूरेबल नहीं है लेकिन मैनेजेबल है। जिस तरीके से ब्लड प्रेशर को क्योर नहीं किया जा सकता है लेकिन मैनेज किया जाता है, जिस तरीके से शुगर को क्योर नहीं किया जा सकता है लेकिन मैनेज किया जा सकता है, इसी तरीके से HIV एड्स को भी क्योर ना करके मैनेज किया जा सकता है। और HIV एड्स के साथ में सही तरीके से व्यक्ति की जांच हो, सही तरीके से उसको दवाइयाँ मिले, तो वो एक लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकता है। HIV एड्स के साथ जीने वाले लोगों के जब हम अधिकार की बात करते हैं, तो जो हमारे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था है उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, तो वो सारे ही फंडामेंटल राइट्स एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति के भी हैं। और जो HIV पॉजिटिव व्यक्ति के स्टिग्मा का सबसे मुख्य कारण होता है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी गोपनीयता। व्यक्ति इस बात को लेकर के बहुत डरा रहता है कि उसकी HIV स्थिति के बारे में लोगों को पता चल जाएगा तो उसके ऊपर चारित्रिक लाछन लगेंगे, उसके ऊपर चारित्रिक दोष लगेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता का अधिकार उस व्यक्ति का अपना निजी अधिकार है, और इसके लिए हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। व्यक्ति की इच्छा के बिना, व्यक्ति की सहमति के बिना कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके निजी स्टेटस को, उसके HIV स्टेटस को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकता है। और उन अधिकारों के माध्यम से वो किसी भी तरह के कानूनी अधिकार अगर उसको लगता है कि उसके साथ में ज्यादती हो रही है, तो वो न्याय प्राप्त कर सकता है। और अब जनाब अरशद इकबाल साहब जी, हुक्म। अगर आप उतनी होशियार हैं जितना कि मैं समझती हूँ कि आप हैं, तो आपको ये पता होगा कि इस वक्त एपिसोड नंबर 6 में पूछे गए सवाल के जवाब देने का वक्त है। भाई एक बात है कि सवाल जवाब का नाम आते ही आपके चेहरे पे एक अजीब सी रोशनी, अजीब सी खुशी झलक पड़ती है। क्या बात है? बिल्कुल 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 सही कहा आपने। क्योंकि मैं बताऊं क्या बात है कि ये जो इनाम हमारे विनर को मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं जीत रही हूँ। कहीं कोई गोलमाल तो नहीं है? क्या मतलब? मुझे आपके घर का अलमीरा चेक करना पड़ेगा कि वो इनाम आपके यहाँ नहीं पड़े। नहीं दोस्तों, ऐसा मैं नहीं करूंगी। इनाम तो आप ही को पहुंचेगा, आपकी खुशी को मैं बांटती रहूंगी। अच्छा,
चलो, तो अब दोस्तों एपिसोड 6 का हमारा सवाल था। सवाल है कि वेस्ट इंडीज के उस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे 1974 में भारत दौरे में आंख की तकलीफ की वजह से वापस वेस्ट इंडीज लौटना पड़ा था। और सही जवाब है बी. लॉरेंस रोव। Name the West Indies cricket player who had to return from India in the year 1974 after he developed an eye problem. And the correct answer was the option B, Lawrence Rowe. अच्छा, तो अब हमारे एपिसोड 6 के विनर कौन है ये तो बताएंगे न मैं और न अरशद बल्कि नरेश कुमार। सही जवाबों में से लकी ड्रॉ निकाले जाने पर जो खत इनाम का हकदार बना है वो है पोस्ट ऑफिस रंदेर सूरत से मोहम्मद एस मुराद साहब का। मुराद साहब, बहुत बहुत बधाई हो इनाम की आपको, और बस पहुंच रहा है तोहफा आपके पास। अगले विनर आप हो सकते हैं। जी हाँ, और आप और आप और आप। तो चलिए देर काहेगी है, उठाइए कागज और कलम और नोट करें हमारा एपिसोड 12 का सवाल, जो कि है दृष्टिहीन क्रिकेट खेल में किस तरह के बॉल का इस्तेमाल होता है? ए. कॉर्क बॉल, बी. रबर बॉल, या सी. एक सफेद प्लास्टिक की बॉल जिसके अंदर घुंघरू होते हैं। In blind cricket, what is the kind of ball that blind cricketers use to play the game? Option A, a cork ball. B, a rubber ball. C, a ball that rattles. और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। इसके साथ ही मुझे यानी कि सलीमा रजा और अरशद इकबाल को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी जिंदगी की एक नई रोशनी के साथ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन और राजीव गांधी फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां।